देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सूखा कब पड़ता है। तो जब भी देखिए लंबे समय तक बारिश नहीं होती तब सूखा पड़ता है। इसका फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि अगर बारिश नहीं होगी तो फसल कैसी होंगी, कुछ सोचिए तो इससे फसलें खराब हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मृदा, जल एवं वायु किसी आवास के डैश घटक हैं। देखो आवास के दो तरह के घटक होते हैं, जैव और अजैव। जैव का मतलब जिसमें सभी जीवित प्राणी आ जाते हैं वो जैव घटक है। और अजैव घटक मतलब जिसके अंदर सभी निर्जीव प्राणी आते हैं। तो यहाँ पे देखिए मृदा यानी मिट्टी, जल यानी पानी और वायु यानी हवा। तो ये तीनों चीज़ें आवास के अजैव घटक हैं जो कि निर्जीव हैं। ठीक है, अगला पार्ट देखिए, हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं। जैसे हम कुछ भी हमारे आसपास बदलाव होते रहते हैं तो उसके प्रति हम भी कुछ अपनी तरफ से बदलाव करते हैं, उसके प्रति कुछ एक्शन करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं उद्दीपन। ये छ नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये द बढ़ा जाता है, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, उद्दीपन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, छाया कब बनती है। तो देखिए जब भी प्रकाश के किरण के रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु आती है तब छाया बनती है। इसी में पूछा गया है छाया व प्रतिबिंब में एक अंतर लिखिए। देखिए छाया हमेशा काले रंग की होगी, लेकिन प्रतिबिंब जो होता है वो रंग बिरंगा हो सकता है। जैसे हम अपने प्रतिबिंब को दर्पण में देखते हैं, शीशे में देखते हैं, ठीक है, तो हमें काले रंग के प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता, हमें वो ऐसे ही दिखाई देगा जैसे कि उसके जैसे जो वस्तु उसके सामने रखी होगी वो वैसे ही उसी रंग में दिखाई देगी। ठीक है, तो छाया जो है ये ध्यान रखना है, छाया काले रंग की होती है और प्रतिबिंब हमेशा रंग बिरंगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, चुंबक के कोई दो गुण लिखिए। तो आपको कोई भी दो गुण आप बता सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो देखो चुंबक में हमेशा दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जैसे उत्तरी ध्रुव के लिए हम एन का वर्ड का इस्तेमाल करते हैं यानी नॉर्थ, और दक्षिणी के लिए एस का इस्तेमाल करते हैं यानी साउथ। तो पहला गुण ये हो गया कि चुंबक के दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। दूसरा पॉइंट, जो एक जैसे ध्रुव होंगे, जैसे यहाँ पे देखो एस और एस, तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होगा। अगर अलग अलग ध्रुव हैं जैसे एन और एस, उत्तरी और दक्षिणी, उस केस में आकर्षण होगा, ये इसकी तरफ चिपकेगा। ठीक है, तो दो इसके गुण हो गए। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, वायु के किन्हीं चार संघटकों के नाम बताइए। संघटक मतलब जिससे वायु बनी है। तो वायु जो है वो बहुत सारी गैसों से मिलकर बनती है। तो इसमें आप चार गैसों के नाम लिखेंगे। देखिए इसमें सबसे मेन है नाइट्रोजन, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है, ये 78% यानी 78% होती है। दूसरा है ऑक्सीजन जो कि 21% होती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन, जल वाष्प, जल वाष्प मतलब भाप, पानी की भाप। तो ये सभी चीज़ें हवा के अंदर होती हैं। तो आप इनमें से कोई भी चार आप लिख दीजिएगा। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन अच्छे से पहले इनको अच्छे से स्पेलिंग याद कर लीजिएगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो आप इन दोनों को याद कीजिएगा। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में है 78%, ऑक्सीजन 21%। फिर आप कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, जल वाष्प, इनमें से कोई भी दो आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत स्विच को उपयोग करने का क्या प्रयोजन है। मतलब हम विद्युत स्विच का इस्तेमाल क्यों करते हैं ये आपने बताना है। तो इसमें देखिए दो पार्ट्स पूछे गए हैं, आगे भी पूछा हुआ है, दो विद्युत साधित्रों के नाम बताइए जिनमें स्विच उनके अंदर ही निर्मित होते हैं। तो ऐसे उपकरण बताने हैं जिनके अंदर ही स्विच होते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमें ये बताना है कि विद्युत स्विच का काम क्या है। तो विद्युत स्विच एक सरल युक्ति है जिसके माध्यम से हम किसी भी परिपथ को तोड़ सकते हैं या उसको हम पूरा कर सकते हैं। ये आपकी कॉपी के अंदर, आपकी बुक में आपने मिल जाएगा इसका कि विद्युत स्विच का क्या कार्य है। ठीक है, ये आपको वहाँ से मिल जाएगा। दूसरा, दो उपकरण बताने हैं जिनके अंदर स्विच होता है। तो उसमें आप देखिए टीवी के अंदर अपने आप स्विच होता है और प्रेस के अंदर भी स्विच होता है जिससे हम कपड़े को इस्त्री करते हैं। ठीक है, वॉशिंग मशीन के अंदर यानी कपड़े धोने की जो मशीन होती है उसमें भी स्विच होते हैं।
ऐसे ही ओवन के अंदर भी स्विच होता है। तो आपने कोई भी 2 ऐसे उपकरण बताने हैं विद्युत के जिनमें स्विच उनके अंदर ही होता है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आप यह कैसे सिद्ध करेंगे कि वायु ज्वलन में सहायक है, कि हवा जो है वो जलने के लिए ये वायु की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक सिंपल एक्टिविटी करेंगे कि हम एक मोमबत्ती को जलाएंगे। मोमबत्ती को जलाने के बाद उसको हम ढक देंगे किसी कांच के बर्तन से। ठीक है, कांच के बर्तन से इसलिए ताकि हमें अंदर का साफ साफ बाहर से ही दिखाई दे सके, क्योंकि आपको पता है ये कांच जो होता है वो पारदर्शी वस्तु है, उसके आर पार देखा जा सकता है। तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हमने जैसे ही मोमबत्ती को रखेंगे थोड़ी देर के बाद मोमबत्ती बुझ जाएगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अंदर की जो वायु है और स्पेशली ऑक्सीजन गैस, ठीक है, ऑक्सीजन गैस ख़त्म हो जाती है, जिसके कारण ये जो मोमबत्ती थी वो बुझ जाती है। तो किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हमें वायु लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पे आप पर्टिकुलरली अगर ऑक्सीजन पूछा जाए तो आप ऑक्सीजन के लिए भी सेम आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सही या गलत बताना है। बेलन आकार चुंबक में केवल एक ध्रुव होता है। तो ये गलत है, हमने पढ़ा है कि चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गलत। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कृत्रिम चुंबक का आविष्कार यूनान में हुआ था। कृत्रिम का मतलब होता है जिसको मनुष्य ने बनाया है। ठीक है, तो ये आपको याद होगा, ये हमने स्टोरी भी पढ़ी थी कि यूनान में एक गडरिया था जो कि एक जिसके पास एक लकड़ी थी। ठीक है, तो वो जो उस चुंबक से चिपकता है ना, वो प्राकृतिक चुंबक होती है, यानी कि जो हमें प्रकृति से मिलता है, उसे बनाया नहीं गया, किसी मनुष्य ने नहीं बनाया। ठीक है, कृत्रिम चुंबक होती है जिसको कोई मनुष्य बनाता है। तो यूनान में वो प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई थी। ठीक है, लेकिन कृत्रिम चुंबक का आविष्कार नहीं हुआ था। तो यहाँ पर ये वाक्य गलत है कि कृत्रिम चुंबक का आविष्कार यूनान में हुआ था, तो इसका आंसर आप गलत लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, रबड़ एक अचुंबकीय पदार्थ है। अचुंबकीय मतलब ऐसा पदार्थ जो चुंबक से नहीं चिपकता। तो ये आपको पता ही है कि रबड़ को अगर हम चुंबक के पास लाएंगे तो वो रबड़ जो है वो चुंबक से नहीं चिपकती। तो ये बिल्कुल सही लिखा है कि रबड़ एक अचुंबकीय पदार्थ है, तो ये इसका आंसर आप लिखेंगे सही। अब अगला 19वां क्वेश्चन है, कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूलित है। कोई 3 गुण लिखिए कि कैक्टस जो है वो रेगिस्तान में या मरुस्थल में मिल जाता है। आप देखते हैं कि रेगिस्तान में कैक्टस होता है, तो वो अपने आप को कैसे उस पर्यावरण में अनुकूल रख पाता है। ठीक है, सबसे पहली बात, कैक्टस के अंदर पत्तियां नहीं होती। तो ये आप नोट कर लीजिए, कैक्टस में पत्तियों का अभाव होता है या उसमें पत्तियां नहीं होती। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि कैक्टस की जो तना है उसके ऊपर एक मोटी मोम की परत होती है। ठीक है, जिसकी वजह से पानी जो है पौधे के अंदर का पानी बाहर पर्यावरण तक नहीं जा पाता। तो तीसरा पॉइंट है कि इसके अंदर गहरी और लंबी जड़ें हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये मिट्टी के अंदर के पानी को भी एब्जॉर्ब या उसको ले लेता है। तो 3 पॉइंट्स हो गए। पहला, इसके अंदर पत्तियां नहीं होती। दूसरा, तना जो है वो तना मोटी मोमी परत का होता है जिससे अंदर का पानी यानी पौधे के अंदर का पानी बाहर नहीं जा पाता। और तीसरा, इसके अंदर गहरी और लंबी जड़ें होती हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन नंबर 20 में एक कहानी दी गई है, इसको हम एक बारी पढ़ लेते हैं। आपने शेर और खरगोश की कहानी तो सुनी होगी। कहानी में खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से शेर को कुएं में कूदने को मजबूर कर दिया था। खरगोश ने शेर को मूर्ख बनाते हुए कहा कि कुएं में एक और शेर है। जब शेर ने कुएं में झांक कर देखा तो उसे एक और शेर दिखाई दिया। गुस्से में वह कुएं में कूद गया और मारा गया। तो अब बताना है, पहला प्रश्न, आपको क्या लगता है, क्या सच में कुएं में दूसरा शेर था। तो आपको पता है कि कुएं में कोई शेर नहीं था, क्योंकि जो उसने देखा था वो कोई शेर नहीं था, वो उसी का प्रतिबिंब था।
तो शेर ने असल में कुएं में क्या देखा? तो शेर ने असल में कुएं में अपने ही प्रतिबिंब को देखा। आपको खरगोश के कौन से गुण अच्छे लगे? कोई दो बताइए। सबसे पहला देखो, क्या क्या उसके अंदर क्या गुण था कि उसके अंदर बहुत बुद्धि थी, उसने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग किया, बुद्धि का प्रयोग किया। ठीक है। दूसरा, उसके अंदर वो डरा भी नहीं शेर से। उसने इतने मतलब, अगर मान लो कई बार होता है हम कभी सिचुएशंस को देखकर या ऐसी परिस्थिति को देखकर हम घबरा जाते हैं, तो उसने बड़ी वो बहादुर भी था। ठीक है। तो इसके दो गुण हो गए कि वो बुद्धिमान था और दूसरा वो बहादुर भी था। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 20 तक। तो अब सभी बच्चे इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा।